शिकार के युग से आधुनिक शहरों तक कुत्ता एक ऐसा जीव है जो कि मानव के साथ चला है। पर इस सहयात्रा में सबसे घातक विरासत जो रही है वो रही है एक बीमारी जिसका नाम है रेबीज। अब रेबीज कोई मेडिकल विफलता नहीं है, बल्कि रेबीज एक प्रशासनिक चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार ने एक महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत कदम उठाया है कि अब इसे अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है, यानी कि नोटिफिएबल डिजीज के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। अब तक ये 20 राज्य ऐसा कर चुके हैं। अब इसकी नौबत क्यों आई और अधिसूचित रोग के अंतर्गत इसको अगर नोटिफाइड किया जाएगा तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा और कैसे इसकी निगरानी में मदद होगी, इन सभी पक्षों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं मानव रेबीज को अधिसूचित रोग अगर दिल्ली सरकार ने घोषित करने का निर्णय लिया है तो इसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, दिल्ली सरकार ने रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय ले लिया है। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी अगर रोग जो होता है उसको अधिसूचित रोग यानी नोटिफिएबल डिजीज अगर घोषित किया जाता है तो उसका मतलब होता क्या है। देखिए, किसी भी रोग की अगर निगरानी करना संभव है लेकिन उसकी निगरानी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उस रोग पर कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में अगर कोई रोग गंभीर बनता है या संक्रामक हो रहा है, फैल रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों में या ज्यादा घटनाएं किसी रोग की हो रही हैं, तो उसको नोटिफाइड किया जाता है। नोटिफाइड करने का मतलब ये होता है कि उसकी सूचना अब कानूनन देना अनिवार्य है, यानी उस रोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो उसकी सूचना जो भी वहां पर स्थानीय रूप से जिस भी जगह पर इसकी सूचना है वो स्थानीय जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको इसकी सूचना देना कानूनन अनिवार्य बना दिया जाता है। यानी उस सूचना के प्रभाव से क्या होगा, उस सूचना के प्रभाव से बीमारी की निगरानी करना संभव होगा और संभावित जो प्रकोप होंगे उस बीमारी के, उन संभावित प्रकोपों के संदर्भ में एक प्रारंभिक चेतावनी के तौर पर हम कह सकते हैं कि सचेत करने के लिए लोगों को जारी किया जा सकता है। तो इसीलिए कानूनी एक ढांचा इसको कैसे मिलता है, तो कानूनी ढांचा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मिलता है। अब ये महामारी रोग अधिनियम कब बना था, तो 1897 में 1890 के में क्या हुआ था कि जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, उस समय वहीं पर ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। तो उसी समय एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई थी, तो उसी का परिणाम था कि ये अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो 1897 के अधिनियम के अस्तित्व में आने के पीछे 1890 का बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ब्यूबोनिक प्लेग है, ये आप याद रखेंगे। तो ये फिलहाल 1897 का जो आपका महामारी रोग अधिनियम है वो इसको कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यानी कि नोटिफिएबल डिजीज के लिए। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितने भी होंगे, जो लोग मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या डायग्नोस्टिक जो लैब होंगे, उन सारे लोगों को अगर कोई भी अगर ये नोटिफाइड डिजीज घोषित होता है तो इसकी सूचना लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को देना अनिवार्य है कानूनी रूप से। अब यहाँ पर राज्य सरकार के पास इसके निर्धारण का पूरा जिम्मा होता है कि कोई भी रोग जो अधिसूचित रोग है उसकी श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है। फिलहाल इससे पहले 20 राज्य इस रोग को लेकर, रेबीज को लेकर ऐसा उसको नोटिफिएबल डिजीज के अंतर्गत सम्मिलित कर चुके हैं। WHO अगर वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो WHO जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 1969 है, उसके तहत विभिन्न देशों को ये आदेश भी देता है कि आप अपने यहाँ इस तरह के रोगों को निगरानी रखने के लिए उस पर इस तरह के कदम उठाएं ताकि उस पर वैश्विक निगरानी भी रखी जा सके और परामर्श भी वैश्विक रूप से दिया जा सके। तो ये है फिलहाल हमारी खबर, इसके विषय में ये प्रमुख बातें थी। तो नोटिफिएबल का मतलब क्या हुआ कि वो बीमारी जिसकी सूचना देना डॉक्टर अस्पताल के लिए कानूनी रूप से मैंडेटरी कर दिया जाए, लीगली मैंडेटरी कर दिया जाए, जैसे डेंगू, टीबी, कोविड-19 ये वो रोग होते हैं। अब बात करते हैं कि अधिसूचित रोग इसको घोषित क्यों किया गया। प्रमुख कारण क्या था कि जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो अंडर रिपोर्टिंग थी, यानी कि रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं हो पा रही थी और कम रिपोर्टिंग के कारण समय पर इलाज नहीं हो पा रहा था। समय पर इलाज नहीं होने से, डेटा की कमी से जो अधिसूचित रोग के अंतर्गत इसको शामिल करने के लिए यह कदम उठाया जाना अवश्यंभावी हुआ। तो हर संदिग्ध केस अब क्या होगा, दर्ज होगा, जिससे कि डिजीज इस रोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो उसको सर्विलांस करना उसका आसान होगा। अब देखिए, ये जो रोग होता है रेबीज जो होता है, अगर रेबीज की बात करें तो दुनिया में प्रति वर्ष लगभग 59,000 लोग रेबीज से पीड़ित होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत में है जो 20,000 है तकरीबन प्रति वर्ष की संख्या, यानी कि भारत में 1/3 पूरे विश्व में रेबीज से पीड़ित होने वालों का भारत में ही है। ऐसी दशा में अगर ये हम इसके संबंध में इस डिजीज का सर्विलांस अगर हमारा अच्छा होगा तो हम इसका बेहतर निदान कर पाएंगे, क्योंकि इसके इलाज के लिए ऐसा नहीं है कि मेडिकली इसका इलाज संभव नहीं है। अगर हमको प्रारंभिक स्तर पर इसके विषय में जानकारी मिलती है तो पूरी तरह से ये वैक्सीन से कंट्रोल किया जाने वाला रोग है, तो इसका निदान संभव है। इसलिए इसको
इस श्रेणी में सम्मिलित करने की जरूरत महसूस की गई। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष कोर्स लेकर आए हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली। सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत 24,999 रुपए में। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब इस कोर्स में आपको जो जीएस की बुनियादी तैयारी है उसकी टेंशन छोड़ देनी है, क्योंकि अगर आप अगली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं 27, 28, 29 में, तो आपको बुनियाद मजबूत करने के लिए प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के लिए ये कोर्स बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 माह में आपके जीएस के पूरे सिलेबस को ये कवर करता है। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। इसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स का एक्सेस क्लासेस का और मटेरियल्स भी दिए जाएंगे। 18 क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। तो ये सारी चीजें इसकी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच की शुरुआत हो रही है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, रेबीज क्यों गंभीर चिंता का विषय है। रेबीज गंभीर चिंता का विषय इसलिए है, सबसे पहले तो इस रोग के बारे में बात करें तो ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब क्या होता है? जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी होती है, और ये एक वायरस के कारण होती है, जो कि जिसको रेबीज वायरस कहते हैं, यानी कि RABV जो वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, उसके कारण ये फैलती है। और फैलने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो मेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करती है। स्तनधारी जीवों को ये वायरस संक्रमित करता है, जिसमें कि कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के जीव आते हैं और उन जीवों से मनुष्यों में फैलता है, चूंकि ये जूनोटिक बीमारी होती है। चूंकि वैक्सीन से इसको प्रिवेंटेबल है, यानी कि वैक्सीन के द्वारा अगर वैक्सीनेटेड लोग हैं या जिन स्रोत से फैल रही है बीमारी, उनको अगर वैक्सीन लगाया जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक चुनौती है, मेडिकल चुनौती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर इस पर हम सर्विलांस रखेंगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, मनुष्यों में जो है, बेसिकली अगर बात करें तो जानवरों की जो लार होता है, जो सैलिवा होता है, उससे मनुष्य संक्रमित होते हैं। अगर कोई किसी भी जानवर में जिसके की लार में ये वायरस है, रेबीज का वायरस है, अगर वो उसके संपर्क में मनुष्य आता है, उनके काटने से आए, उनके खरोचने से आए, या कोई ऐसा खुला स्पेस है, खुले घाव पे अगर वो वायरस टच होता है, तो उनके सैलिवा से मनुष्य भी संक्रमित होता है। अब देखिए, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है फ्यूरियस रेबीज। फ्यूरियस रेबीज में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम होगा, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा, व्यक्ति हाइपर एक्टिविटीज करने लगेगा, मतिभ्रम होने लगेगा उसको। दूसरा आपका पैरालिटिक होता है। पैरालिटिक रेबीज में जाहिर सी बात है कि पक्षाघात होगा, पैरालिसिस होगा और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो 2 इसके टाइप होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जो लक्षण दिखाई देने के पहले का समय है, जब आपको पता ही न चले कि आप उस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, वो कभी कभी 2 से 3 महीना होता है सामान्य रूप से, लेकिन कभी कभी 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक हो सकता है। लेकिन आप उदाहरण से ऐसे समझिए कि आपको रेबीज वायरस आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, तो ऐसी दशा में आप बुरी तरह संक्रमित हो जाएंगे। और बुरी तरह संक्रमित होने पर जब तंत्रिका तंत्र के पास, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास वायरस पहुंचने वाला होता है, ऐसी दशा में इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसमें मृत्यु एक अंतिम तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए शुरुआती तौर पर इसको रोका जा सकता है। अब प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? तो प्रारंभिक लक्षण में आपको बुखार होगा, दर्द होगा, जिस जगह पर रेबीज वायरस प्रवेश किया है, काटने, छीलने या किसी खुले घाव में, तो वहां पर जलन होगी, चुभन होगी, इस तरह के लक्षण प्रारंभिक लक्षण होते हैं। बाद में जैसे जैसे वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर प्रवेश करता है, वैसे वैसे आप देखेंगे जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और फिर 100% ये घातक रूप में तब्दील हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब इसको नोटिफिएबल डिजीज के अंतर्गत, अधिसूचित बीमारी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो सबसे पहले तो इसके आंकड़े मिलेंगे। ये पता चलेगा कि कितने लोग जो है डॉग बाइट के कारण या विभिन्न घटनाओं के कारण इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं, और शीघ्र उनका निदान किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी चीज की जो स्रोत है जिससे ये रोग फैल रहा है, यानी कि अगर किसी कुत्ते के काटने से ये रोग फैल रहा है, तो उनका टीकाकरण प्रारंभिक चरण में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो किया जा सकेगा। और साथ साथ इस वायरस की प्रारंभिक तौर पर रोकथाम की जा सकेगी, और किसी को होता है तो उसमें उसको शीघ्र उसका वैक्सीनेशन करके उस मनुष्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये फिलहाल इसके विषय में बातचीत थी। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न के विषय में। इसकी जिम्मेदारी आप पर जवाब देने की। रेबीज के फ्यूरियस रूप की विशेषता क्या है? विकल्प ए कोमा, विकल्प बी पक्षाघात, विकल्प सी अत्यधिक उत्तेजना और मतिभ्रम, और विकल्प डी बिना लक्षण के संक्रमण।
तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ याद रखिए कि आप हमें टेलीग्राम चैनल दृष्टि आईएएस यूट्यूब पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस कार्यक्रम के लिंक और पीडीएफ आपको मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।